It depends on the dimension of the conductor. It does not depend. On the dimension of the conductor. Number 2, इसकी यूनिट क्या है और इसकी यूनिट? It is property of an object. Number 3, it is property of a substance. Dependence of resistance और कौन है? छेले आएगा तो नाम क्या है उसका? अब सुनो, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस टेम्परेचर पर रख देते हैं। वो रेफरेंस टेम्परेचर या तो 0 डिग्री सेल्सियस है या 20 डिग्री सेल्सियस। समझे कुछ? एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस टेम्परेचर में रखते हैं। वो टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। उसका रेजिस्टेंस जो भी होगा वो मेजर कर दो और फिर टेम्परेचर को बढ़ा दो 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के, जो तुम्हारी मर्जी वो, या फिर अगर 20 डिग्री से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है तो 20 डिग्री से टेम्परेचर जो भी तुम्हारी मर्जी वो बढ़ा के रख दो। टेम्परेचर बढ़ाने से उस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। बढ़ जाएगा मतलब, सुनो तो ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ऑब्जेक्ट मेटल है, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट एलॉय है, कॉन्स्टेंटाइन, मैंगानीन, नाइक्रोम, यूरेका, ये सब एलॉयज हैं। अगर एलॉय है तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। नॉट बिकॉज कि मैंने एलॉय का नाम कॉन्स्टेंटाइन बोला है, वो एक नाम है, उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। और अगर वो कार्बन है, अगर वो सेमीकंडक्टर्स है, अगर वो ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये हमने कैसे पता किया? मैं रेजिस्टेंस पता करना चाहता हूं किसी एक टेम्परेचर में। मेरा जो रेफरेंस टेम्परेचर था उसका रेजिस्टेंस मैंने लिया है, और ये इक्वेशन कैसा है? 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट प्लस बीटा टी माइनस टी नॉट स्क्वायर। ये अल्फा और बीटा। अच्छा, ये क्या है? फिर से सुनो, टी टेम्परेचर में रेजिस्टेंस क्या होगा ये मुझे पता करना है। पहले टेम्परेचर क्या था? मान लेते हैं टी नॉट। टी नॉट टेम्परेचर में रेजिस्टेंस था आर। टी नॉट रेफरेंस टेम्परेचर है। टी नॉट इज रेफरेंस टेम्परेचर, कोई भी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, आइदर 0 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में आपका एक रेजिस्टेंस था। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या तो कांस्टेंट रहेगा या कम हो जाएगा। वो इस इक्वेशन से आएगा। इसमें प्लस अल्फा आर टी नॉट, ऐसे लिख रहा हूं, आर टी नॉट अल्फा
टी माइनस टी नॉट प्लस आर टी नॉट बीटा टी माइनस टी नॉट स्क्वायर, ये एक इक्वेशन चलता जाता है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी क्योंकि मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया है। अल्फा और बीटा में बीटा को हम इग्नोर कर देंगे, बीटा की वैल्यू बहुत छोटी थी। बीटा इज, अच्छा, अल्फा बीटा आर टेम्परेचर कोफिशिएंट and value of beta is very small, thus neglected. तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, आर टी इक्वल्स टू आर टी नॉट प्लस आर टी नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब यहां से आर टी नॉट कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, और ये क्या है आर टी, ये समझे आप। अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये वैल्यू क्या रहेगा, टी माइनस टी नॉट क्या रहेगा, पॉजिटिव। सोच के बोलो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा ना बाबू। टी नॉट रेफरेंस टेम्परेचर है, उससे आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, टी टी नॉट से ज्यादा है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब ये आरटी का वैल्यू आरटी से कम होगा, इक्वल होगा कि ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सेठ अल्फा का वैल्यू क्या है, समझे वाला। अच्छा, फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव। कॉपर का वैल्यू होता है 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। मेटल्स के लिए हाँ बोलो, ये वाला, ये एक डिराइव्ड इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, बस इससे जो कंक्लूजन है वो निकालेंगे। रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर कैसे है वो इस इक्वेशन से आया हमेशा। अल्फा का वैल्यू मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर्स के लिए, इंसुलेटर मतलब सॉरी एलॉयज के लिए कांस्टेंट एंड मैंगनीज नाइक्रोम यूरेका, ये चार याद रखना, इनके लिए अल्फा का वैल्यू बहुत कम है, पॉइंट के बाद 4 जीरो उसके बाद 1। फॉर मेटल्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव, फॉर एलॉयज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इनसिग्निफिकेंट 0.40 देन 1। फॉर कार्बन सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स नहीं सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव। इससे हम क्या समझ सकते हैं, मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर वो मेटल है तो अल्फा भी पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कांस्टेंट और मैंगनीज के लिए अल्फा का वैल्यू है 0.00001, अल्फा का वैल्यू 0.401। अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाता भी हूँ तो क्योंकि उनका अल्फा का वैल्यू बहुत कम है तो ये वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन इनसिग्निफिकेंट, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। और सेमीकंडक्टर्स कार्बन और इंसुलेटर्स के लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा, समझे। लिखिए, एक तो लेट आते हैं फिर 2 बार बेल पे जाते हैं। हाँ हाँ, चलिए इसको लिखिए, कौन है देख के आता हूं। फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव, देयरफॉर रेजिस्टेंस increases with increase in temperature. For alloys such as constant and manganese, यूरेका, nichrome, the value of alpha is very small, such as that is 0.00001. Therefore resistance
For such alloys remains practically constant with increase in temperature. कौन है ये? तो बात में दम है, अब वो लिटिल ही रहे। ठीक है, वेडनेसडे फ्राइडे क्लास रहता है 5:30 फॉर कार्बन insulators the value of alpha is negative, therefore their resistance decreases with increase in temperature. देख चली गई ना, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर। मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ा। एलॉयज के लिए टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। और सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टेंस कम हो गया। ये ऐसा कोई कोइंसाइडिंग पॉइंट नहीं होता है, ये ऐसे बस हो गया एक्सीडेंट। ऐसा नहीं है कि ये तीनों मीट करते किसी पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जहां तीनों का रेजिस्टेंस बराबर हो जाता। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन फिजिकल कंडीशन हो गया था, लेंथ एरिया वो सब हो गया था। हाँ तुमने आर इक्वल टू रेल बाई जो किया था उसमें वो हो गया था। उसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे, पहले वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ लिख लो वरना स्किप हो जाएगा वो। अच्छा इसमें आपको कुछ अजीब नहीं लगा? हम बोल क्या रहे हैं, या हम बोल रहे हैं लॉ और फिर बोल रहे हैं उसकी वैलिडिटी। हमने ऐसा कभी पढ़ा था क्या, वैलिडिटी ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन? लॉज क्या होते हैं? जनरली लॉ किसके लिए लिखते हैं? जो यूनिवर्सल होता है, जो किसी कंडीशन में डिपेंड नहीं करता है, वो होकर ही रहेगा। हम ओम्स को लॉ बोल रहे हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी है, ये एक सर्टेन कंडीशन में वैलिड है, उसके बाद नहीं। लिखो, ओम्स लॉ इज नॉट अ लॉ ऑफ नेचर। ओम्स लॉ इज नॉट अ लॉ ऑफ नेचर and does not hold true and does not hold true on everything under all conditions. It is not a law of nature and does not hold true and does not hold true for everything under all conditions.
It is not applicable it is not applicable on it is not applicable if the value of current or potential difference is very high. Number two, if the value of current temperature if the value of temperature is very high or very low. Number three, it is not applicable on substances like crystal, for substances like crystal rectifiers, thermistors, thyristors, vacuum tubes, semiconductors. अगर टेम्परेचर कंडक्टर अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में लिया गया है या बहुत कम टेम्परेचर में लिया गया है, पहले हम देखते हैं ओम्स लॉ की वैलिडिटी का क्या मतलब है बट्टा। ओम्स लॉ की वैलिडिटी का ये मतलब है कि अगर तुम वी और आई का ग्राफ लोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। दीदी आप लास्ट क्लास में आई थी तो फिर बोलो यू आर प्रेजेंट इन लास्ट क्लास। ईशान आप आए थे, सुजय तू आया था, कौन आया था लास्ट, किसको पढ़ाया था? ओ कौस्तव तू आया था। कौस्तव ये ग्राफ कब वैलिड था? जब टेम्परेचर, शाबाश, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन मैंने एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर नहीं बदला था और फिजिकल कंडीशन मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदला था। मैंने टेम्परेचर मत बात कर, मैंने टेम्परेचर और लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदला था, तब वी और आई का ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। ये वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप समझना, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर का वैल्यू एक ऑप्टिमम वैल्यू है। मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखूंगा लेकिन बहुत हाई वैल्यू में, मैं टेम्परेचर को चेंज नहीं करूंगा, मैं टेम्परेचर का एक फिक्स वैल्यू मेंटेन करूंगा लेकिन वो फिक्स वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा कर्व हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा आगे जाके कर्व हो जाता है, तो ये क्या हो गया? ओम्स लॉ नॉट वैलिड। ओम्स लॉ तो कहता है वी और आई का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर मैं टेम्परेचर बहुत कम लेता हूँ, ऑप्टिमम वैल्यू नहीं, मैं टेम्परेचर को चेंज नहीं करूंगा, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन वो टेम्परेचर का वैल्यू बहुत कम लिया मैंने, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है और फिर थोड़ा नीचे आ जाता है। ये ग्राफ, ये तो हाई टेम्परेचर वाली बात हो गई, ये लो टेम्परेचर वाली बात हो गई। और अगर मैं इनके लिए करता हूं क्रिस्टल रेक्टिफायर्स, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दिस आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अलग अलग जगह पे इनका यूज किया जाता है। इनके लिए जब वी और आई का ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। पर इनके लिए जब वी आई का ग्राफ प्लॉट किया तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ये थोड़ा कर्व आता है। ओम्स लॉ नॉट वैलिड। वी आई ग्राफ is expected to be a perfect straight line. These are not straight lines. VI. VI graph is not a straight line for substances. यहां लिख दे रहा हूं,
VI ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। आप समझे? अगर आपको बोलेंगे कौन से दो कंडीशन में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, तो ये दो कंडीशन लिख देना, और नेम सम डिवाइसेस जहां ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, तो यहां से दो लिख देना। कंडीशंस, सब्सटेंसेस। लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। कभी कभी आपके पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होंगे। एक पीस ऑफ एडवाइस दे रहा हूं, कभी कभी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, उनको देख के एक्साइटेड मत होना। अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आपको क्वेश्चन नहीं यूनिट्स मारेगा। ये एक उसका एक एग्जांपल है, लिखिए। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर एंड रेडियस 1 मिलीमीटर। लेंथ 1 किलोमीटर एंड रेडियस 1 मिलीमीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, एक मिनट को वैल्यू बताता हूँ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज, ये 1.72 है। एक मिनट, स्पेसिफिक, हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज 1.68 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। 1.68 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इसको सॉल्व करो तो, बी वेरी केयरफुल विद यूनिट्स। सॉल्व करो। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये रेजिस्टेंस और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है? 1.68 इंटू, मत बात कीजिए आपस, 1.68 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। ये वैल्यू मीटर में है ना, तो लेंथ को भी किस में रखोगे? मीटर में। यहां लेंथ मैंने कितना लिखा है? 1 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। या इसको ऐसे लिखेंगे 10⁻³ में। ये हो गया 10⁻³ मीटर। ये बात समझिए। अच्छा, और रेडियस दिया है तुम्हें कितना? 1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ मीटर। ये 10⁻³ है, ये 10⁻³ है। पर तुम्हें लिखना क्या है यहाँ? एरिया। एरिया क्या होगा एक वायर का? पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? पाई, और ये हो जाएगा 10⁻³ स्क्वायर। सरमन, 10⁻³ का स्क्वायर, ये 10⁻⁹ होगा कि 10⁻6 होगा? स्क्वायर कर रहे हो तुम, -6 होगा। (10⁻6) पाई, ये मीटर स्क्वायर। ये बात समझे? अच्छा, अभी वैल्यू को बैठा देते हैं। पाई 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ये मीटर मीटर ये से कट गया, ये क्या बचा? ओम। अब इसमें तुम्हें सॉल्व करना है। 1.68 इंटू 10⁻8, 1.68 बाई पाई इंटू ये क्या है? 10⁻8। अच्छा, इसको अगर ऊपर ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻9। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 1.68 बाई पाई, इसको क्या लिखूंगा? इंटू 10, ये पावर, ये 10 हो जाएगा। अच्छा, ये 10 है, तो इसको क्या लिख सकता हूं? 16.8 बाय पाई ओहम। पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे और ये सॉल्व हो जाएगा। कहाँ मल्टीप्लीकेशन है बाबू? इजी तो है ये सारे वैल्यूज तो ये, हाँ, 3.14 से डिवाइड करोगे उसको, कितना आएगा? ये 16 है, और नीचे कितना है? 3, 3 4 जा 12,
तो ये 4 पॉइंट कुछ आएगा। बोल, ये करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ये आ गया 5.35। क्या नहीं समझी? करो, बोलिए। हाँ नहीं, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो जरूरत नहीं है, वैल्यूज आप ठीक लिख देना। ए बाबू, लिख। फिजिकल पैरामीटर्स दैट अफेक्ट्स रेजिस्टेंस आर लेंथ एंड area of cross section are directly proportional to L and are inversely proportional to area of cross section are directly proportional to L by A. Case 1, case 1, if length is changed keeping the volume constant, if length is changed keeping the volume constant, इसका क्या मतलब है बोलो तो? मेरे पास एक पीस ऑफ वायर है, उसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और उसका एक लेंथ है। एक पीस ऑफ वायर है मेरे पास, उसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और उसका एक लेंथ होगा। एरिया इंटू लेंथ क्या है? उसका वॉल्यूम। मैं उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा, मतलब उसमें कोई मास ऐड नहीं करूंगा। अब मैंने क्या किया, उसको हैमरिंग करके उसका लेंथ बढ़ा दिया, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा कम, पर वॉल्यूम अभी भी क्या है? कांस्टेंट। तो मैंने क्या लिखा है, लेंथ को मैंने बदल दिया। अच्छा, लेंथ को सिर्फ बड़ा करेंगे ऐसा भी नहीं, मैंने क्या करा, उस एरिया, उस वायर को ऐसे फोल्ड करके पॉइंट कर दिया। तो अब मैंने लेंथ को क्या कर दिया, आधा। मेरे पास ये कॉपर वायर है, ठीक एकदम, मैंने उसको फोल्ड किया, मतलब मैंने लेंथ क्या कर दिया, आधा, और फिर मैंने उसको वाइंड कर दिया एक दूसरे में। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल, और लेंथ क्या हो गया, हाफ। इसमें अभी भी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। अब रेजिस्टेंस कैसे बदलेगा वो देख, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। मैं दोनों तरफ एल से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर नीचे, इंटू एल इंटू एल। तो ये क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एरिया इंटू लेंथ, ये क्या होगा, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस लेंथ के ऊपर कैसे होगा, उसके स्क्वायर में। तो अगर मैं कह रहा हूं लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। अगर लेंथ ट्वाइस हो गया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा, सिंस बी इज कांस्टेंट, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। अभी मैं न्यूमेरिकल दूंगा एक दो, उसमें प्रैक्टिस करते हैं। बोल, आर कैसे डिपेंडेंस रखता है लेंथ पे, डायरेक्टली, एरिया पे इनवर्सली। मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा, मैं उसके लेंथ के साथ छेड़खानी करूंगा, लेकिन वॉल्यूम को नहीं डिस्टर्ब करूंगा। तो मैंने ऊपर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम, और ये क्या हो गया, एल स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। कैसे डिपेंड कर रहा है,
एल स्क्वायर, कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब मैंने इसका रेशियो ले लिया, तो हो गया R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर। if length is doubled, resistance is 4 times. If length is doubled, समझ आया थोड़ा थोड़ा? If length is doubled, बोलो, समझ लिए? If length is doubled, resistance is 4 times. If length is tripled, resistance is 9 times. If length is halved, resistance is 1 by 4 times. ये कंक्लूजन है। अच्छा, अब केस 2, लिखो केस 2। If area is changed, keeping the volume constant, बोलो कैसा होगा डिपेंडेंस? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब क्या करूंगा? दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? एरिया से, इनटू A बाय A। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बाय A स्क्वायर, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। Since volume is constant, R inversely proportional to 1 by A square. Therefore, R1 by R2 equals to A2 square by A1 square. आप समझे ना ये बात? अब इसमें दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिखना। ये केस 1 था, ये केस 2। लिखना होगा ये, लिखो। If length is increased by X%, if length is increased by X%, if length is increased by X% such that X is less than equals to 5%, उससे ज्यादा नहीं, then resistance is twice the initial value. अगर 5% से ज्यादा बड़ा है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 2%, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? पहले अगर 4 है तो अभी कितना हो जाएगा 8। इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 4%, पहले अगर रेजिस्टेंस 16 है तो अभी कितना हो जाएगा 32। ये सॉल्व करके जो रिजल्ट आया मैंने वो लिखा है, एक न्यूमेरिकल दूंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब इसको नोट बना के रखो, ये महा इंपॉर्टेंट। लिखा क्वेश्चन, मैं चाहता हूं अब इस पे विशेष कृपा बना के रखें। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर अ गिवन पीस ऑफ वायर, for a given piece of wire, the value of resistance is 4 ohm. For a given piece of wire, the value of resistance is 4 ohm. What is the value of new resistance? What is the value of new resistance? If length is increased to 4 times, if length is increased to 4 times, मार खाएगी। मेरे पास एक वायर है, इसका एक लेंथ है L,
द लेंथ इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स। मैं इसको इतना पीटा कि ये जब इसका लेंथ 4 टाइम्स होगा तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा ना, वॉल्यूम क्या रहेगा। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन अभी अभी किया हमने, R1/R2 इक्वल्स टू L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर। স্কয়ার ছিল, डेरिवेशन করেছিলাম, L से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, तब जाके A इंटू L क्या हुआ था B, और L क्या हो गया था L स्क्वायर। 60 मेरी उम्र में 14 ऐड कर दीजिए। R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू कितना है 4, R2 निकालना है। L1 का वैल्यू कितना है, ये L1 स्क्वायर, और L2 का वैल्यू कितना है 4L1, तो ये होगा 4L1 इसका स्क्वायर, समझी। अच्छा ये क्या हो जाएगा L1 स्क्वायर बाय 16 L1 स्क्वायर, L1 स्क्वायर इसको कर देंगे, और R2 का वैल्यू कितना होगा 4 इंटू 60, ये 64। एक छोटा क्वेश्चन और लिखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में डूबोगे। अच्छा सोचो यही एमसीक्यू होता, अब पहला ऑप्शन ही देता 16, आपको लगता आपसे अच्छा फिजिक्स तो आज क्लास में किसी को आई नहीं रही, एक बार में आंसर आ गया। फिर मैं अगर बुलाता ना अमर तो वेट, तो आपको तो आप तो फ्लो में आ गए। देखो सेकंड क्वेश्चन, a piece of wire has resistance, ये नहीं हुआ लिखना, लिख लिया आदित्य लिख लिया, ओके। a piece of wire has resistance 20 ohm, a piece of wire has resistance 20 ohm, the wire is the wire is doubled on itself, the wire is doubled on itself, what is the new resistance। शाबाश, अगर वायर डबल ऑन इटसेल्फ है तो एरिया क्या हो जा रहा है डबल, और अगर ट्रिपल ऑन इटसेल्फ है तो एरिया क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, और क्वाड्रपुल्ड ऑन इटसेल्फ तो एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बस। और एरिया और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है ये आपको पता है। अच्छा एरिया एरिया रेजिस्टेंस के साथ कैसे वेरी होता है, डायरेक्ट की इनवर्स, इनवर्स R1 बाय R2 इक्वल्स टू A2 स्क्वायर बाय, जब भी ये फॉर्मूला लिखोगे ना, जब भी ये फॉर्मूला लिखोगे तो साइड में एक नोट बना देना, मटेरियल एंड वॉल्यूम इज, मटेरियल एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ओके। मैंने ना मटेरियल बदला है ना वॉल्यूम बदला है, तब जाके रिलेशन आया ना। अच्छा क्या होगा आंसर, R1 का वैल्यू कितना है 20, R2 का वैल्यू निकालना है, A2 का वैल्यू कितना है 2A1, 2A1 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, डबल ऑन सेल मतलब नहीं समझ, लेंथ हाफ होने दो ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैंने एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन निकाल लिया ना, समझी। तुम जैसे सोच रहे हो वैसे भी वही आंसर आएगा, ऐसे जल्दी आता है। तो ये हो जाएगा 4A1 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर खचखच, R2 R2 हो जाएगा 20/4 5 ओम, ठीक। लिखो 2 वायर्स A एंड B,
two wires A and B, both are made up of copper. Two wires A and B, both are made up of copper. Have their length in the ratio 3:2. Have their length, have their length in the ratio 3:2. But I have same area of cross section. 3:2, but have same area of cross section. दीदी, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगी क्लास को. Find the ratio of the resistance. Number 1. Find the ratio of the resistance. Number 1. Number 2. Also the ratio of the specific resistance. Find the ratio of the resistance. Number 1. Also the ratio of the specific resistance. Also the ratio of the specific resistance. यही क्वेश्चन. दीदी, यू विल आंसर दिस क्वेश्चन. लेंथ और एरिया पर कैसे डिपेंड करता है? ऐसे. एरिया क्या है? सेम. तो रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस लेंथ और एरिया पे ऐसे. अच्छा, अब तुम बोल सकते हो कि पहले वाले क्वेश्चन में एल स्क्वायर वाला था, अभी एल बोल रहे हो. पहले वाले क्वेश्चन में समझो, मैंने बोला था लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस. अगर मैंने लेंथ को बढ़ा दिया तो एरिया भी चेंज हो रहा है ना. मैंने वायर को पीट पीट के 4 टाइम्स किया था, एरिया वो चेंज हुआ था ना. तुम समझी? तो मैंने क्या लिखा था? वॉल्यूम कांस्टेंट. मैंने लेंथ को बढ़ाया था, एरिया चेंज हुआ था, इसलिए मैंने लिखा था वॉल्यूम कांस्टेंट. पर यहां बोल रहा है कि लेंथ का रेशियो गिवन है और एरिया कांस्टेंट. तो एरिया अगर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस लेंथ के ऊपर कैसे है? मतलब रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करेगा. तो देयरफॉर रेजिस्टेंस का रेशियो R1:R2 क्या होगा? 3:2. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यही मतलब है मेरी समझदारी में, कि अगर 3 टाइम्स है तो ये भी 3 टाइम्स होगा, ये अगर 2 टाइम्स है तो ये भी. इसी को तुम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या होगा? वाओ, शाबाश. बस मुझे यही सुनना था. ए शुभ्रकांति, सेकंड वाला 1:1 क्यों हुआ? है शुभ्रकांति, सेकंड वाला 1:1 क्यों हुआ? जबकि लेंथ 3:2 है. सेम मेट्रिक. समझ आ गया क्या? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? मेटेरियल और टेम्परेचर पे. डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस में ये बात लिखा था हमने. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल. तो वो डिफरेंस ऐड कर लो. रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिख लो. रेजिस्टेंस इट वेरीज विथ मटेरियल, कॉमा टेम्परेचर, कॉमा लेंथ, कॉमा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. but specific resistance but specific resistance varies with only change in temperature and material. Specific resistance varies only with change in temperature and material. क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ना टेम्परेचर बदला है ना मटेरियल बदला है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 1:1.